हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे वो था डाइजेस्टिव सिस्टम। कल हमने इसोफेगस पढ़ा था, कल हमने स्फिंक्टर्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो स्टमक की सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ से आई इसोफेगस, ये हमारा कुछ इस तरीके से स्टमक है। अगर हम स्टमक की बात करें तो ये इसका पार्ट था कार्डियक, ये पार्ट था फंडिक, ये पार्ट था पायलोरिक। हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं और कहीं कहीं पर इसके 4 पार्ट्स भी दे रखे हैं, जिसके अंदर यहाँ पर बॉडी भी बना रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि स्टमक के यहाँ पर इस तरीके से लाइनिंग प्रेजेंट होती है। स्टमक के अंदर वाली साइड कुछ इस तरीके से एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है। इन लाइनिंग को बोला जाता है रुगे। हमने जब पैलेट की बात की थी तो हमने बोला था कि हार्ड पैलेट पर भी कुछ इस तरीके के रुगे प्रेजेंट होते हैं, इसे हमने बोला था ट्रांसवर्स रुगे। उसी तरीके से जो हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर भी इस तरीके के रुगे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन स्टमक के जो बाहर वाली वॉल है, यहाँ पर एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है, यानी स्टमक की आउटर वॉल के ऊपर एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है। इस लाइनिंग को क्या नेम दिया जाता है? इस लाइनिंग को नेम दिया जाता है ओमेंटम। ये एक पेरिटोनियल लाइनिंग है। कैसी लाइनिंग है? पेरिटोनियल लाइनिंग। एक पेरिटोनियल लाइनिंग है जो कि स्टमक के अराउंड है, जिसको स्पेसिफिकली नाम दिया गया है ओमेंटम। ठीक है, ये हमारा स्टमक है। स्टमक के अंदर रुगे पाए जाते हैं। स्टमक के बाहरी तरफ एक लाइनिंग पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? ओमेंटम। हमने बात की कि यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट था। हमने स्फिंक्टर तो बनाई नहीं, एक स्फिंक्टर हमने यहाँ पर बनाया था, एक स्फिंक्टर हमने यहाँ पर बनाया था। इसका नाम दिया था हमने कार्डियक स्फिंक्टर और इसका नाम दिया था पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसका नाम था गैस्ट्रो इसोफिगल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर, गैस्ट्रो डुओडेनल स्फिंक्टर या फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, अभी हम एक एक इसके पार्ट को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें कार्डियक पार्ट की, कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक। कार्डियक पार्ट के अंदर कुछ ज्यादा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर या कुछ स्पेशलाइज्ड चीजें नहीं है। कार्डियक पार्ट के अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या सिक्रीट करेंगे? म्यूकस सिक्रीट करेंगे, जो कि कौन सी प्रोटीन से बने होंगे? म्यूसिन प्रोटीन से। यानी कार्डियक पार्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स। म्यूकस सेल्स मिलेंगे जो कि म्यूसिन प्रोटीन को रिलीज करेंगे। म्यूकस हमारे स्टमक के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि इतना जरूरी क्यों है। ये पार्ट है कार्डियक पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे फंडिक या फंडस। फंडिक पार्ट या फिर फंडस। फंडिक या फिर फंडस पार्ट जो है, इसके अंदर 3 टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती है, यानी 3 तरीके की बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती है, जहां से हमारे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबसे पहली अगर हम बात करें इसके अंदर ए पार्ट के अंदर बात करें तो नाम है गॉबलेट सेल्स या फिर म्यूकस नेक सेल्स। गॉबलेट सेल्स या फिर म्यूकस नेक सेल्स। जो सेकेंड पार्ट है वो आएगा इसके अंदर ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पैराइटल सेल। और जो थर्ड पार्ट आएगा इसका वो आएगा जाइमोजल सेल, पेप्टिक सेल या फिर चीफ सेल।
तो हमारा जो कार्डियक फंडिक पार्ट है उसके अंदर 3 टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती है, गॉबलेट या म्यूकस नेक सेल्स, ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल सेल्स, जाइमोजन पेप्टिक या फिर चीफ सेल। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट है पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट के अंदर जो स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं आर्जेंटोफिलिक सेल्स। कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? आर्जेंटोफिलिक सेल्स। किसके अंदर? पाइलोरिक पार्ट के अंदर। अब हम इन सारे सेल्स को एक एक करके पढ़ते हैं कि ऐसी क्या स्पेशलिटी है इनमें। कार्डिक पार्ट के अंदर तो सिंपल यही है कि ये म्यूकस सेल्स है जो कि म्यूसिन प्रोटीन रिलीज करेंगे, तो यहाँ से म्यूकस आएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फंडस पार्ट के अंदर गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट या फिर म्यूकस नेक सेल्स। अगर हम बात करें गॉबलेट या म्यूकस नेक सेल की, तो इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये खुद ही बता रहा है गॉबलेट नेक सेल्स, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक मटके के जैसी इस तरीके से होगी। ये जो सेल्स होंगी उनकी स्ट्रक्चर होगी इस तरीके की, गॉबलेट जैसी नेक होगी इनकी, यानी एक मटके के जैसी इनकी जो स्ट्रक्चर होगी, गॉबलेट म्यूकस नेक सेल। और इसका फंक्शन क्या है? क्या सिक्रीट करना? म्यूकस, यानी कि ये क्या रिलीज करेंगी? म्यूकस। म्यूकस हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे स्टमक में म्यूकस ना हो तो हमारे जो स्टमक है उसके अंदर अल्सर हो जाएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे क्यों हो जाएंगे। उसके बाद जो सेकेंड सेल थी वो थी ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल। ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल। अगर हम ऑक्जेंटिक सेल की बात करें तो ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल का फर्स्ट काम है HCl को रिलीज करना। HCl रिलीज करना, हमारी बॉडी में HCl हमारे स्टमक में बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि HCl एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है हमारे स्टमक को, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो एक्टिव होंगे, और एंजाइम्स के बिना डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। तो उन एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए हमें HCl की रिक्वायरमेंट होती है। और हमें पता है कि HCl की अगर हम pH की बात लेकर चले तो ये अराउंड 2 होती है। अगर हम अपनी उंगली भी pH 2 यानी HCl के अंदर डाल दे तो हमारी उंगली भी सड़ जाएगी, हमारी उंगली भी गल जाएगी। तो हमारे स्टमक के अंदर इतनी कम pH पर प्रेजेंट है, तो हमारे जो स्टमक की वॉल्स है उन्होंने तो फिर गलना ही है, तो उनको बचाने के लिए म्यूकस हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। म्यूकस हमें जो हमारी कार्डिक सेल्स थी, कार्डिक पार्ट था, वहां से भी म्यूकस मिल रहा था, गॉबलेट सेल से भी म्यूकस मिल रहा था। तो इन म्यूकस के मिलने की वजह से हमारा जो स्टमक है वो इस HCl से हमारे स्टमक की वॉल की, हमारे स्टमक की जो भित्ति है उसकी रक्षा कर रहा है। तो ये म्यूकस इसलिए रिक्वायर्ड है, नहीं तो HCl हमारा जो स्टमक है उसको पूरा ही गला देगा और हमें क्या हो जाएंगे? अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल का एक काम था ये काम था कि ये तो एक एसिडिक मीडियम बना रहा है HCl को रिलीज करके। सेकेंड इसका काम है कि ये क्या रिलीज करता है? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज किया जाता है ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल से। अब इसका क्या काम है? जो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर है इसकी दो काम है। एक इसका काम है कि ये करेगा सिंथेसिस, किसकी सिंथेसिस? किसकी? फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B12। हमारी बॉडी में विटामिन B12 की सिंथेसिस कहाँ से होती है? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर से। और ये फैक्टर कौन रिलीज करता है? ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स ऑफ आवर स्टमक, जो कि कौन से पार्ट में है? जो कि फंडिक पार्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12, इसका जो नेम होता है वो होता है साइटोकोबालामिन। साइटोकोबालामिन या फिर विटामिन B12। सेकेंड इसका काम है सिंथेसिस ऑफ
RBC, जिसे बोला जाता है इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस या फिर आरबीसी की सिंथेसिस करना। इरिथ्रोपोएसिस के लिए हमने एक हार्मोन भी पढ़ा था जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि किडनी से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक तो इरिथ्रोजेनिक हार्मोन और एक रेनिन हार्मोन। तो वहां से जो इरिथ्रोजेनिक हार्मोन था वो भी इरिथ्रोपोएसिस कर रहा था, वो हार्मोन था। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है जो कि क्या कर रहा है, आरबीसी की सिंथेसिस, जिसे क्या बोला गया, इरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, इसका इतना मेजर इफेक्ट है कि अगर ये कम हो जाए तो विटामिन B12 की सिंथेसिस कम हो जाए, तो आरबीसी की सिंथेसिस कम हो जाए। और अगर विटामिन B12 की सिंथेसिस कम होगी, हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होगी, तो क्या हो जाएगा, पर्निशियस एनीमिया। हमारी बॉडी में पर्निशियस एनीमिया हो सकता है अगर कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर की हमारी बॉडी में कमी हो जाए। और ये कौन रिलीज कर रहा है, पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जाइमोजन पैक्टिक या चीफ सेल्स की। पंडिक पार्ट में थर्ड थे जाइमोजन पैप्टिक या फिर चीफ सेल्स। ठीक है, इनके अंदर बहुत ही कंफ्यूजन हो जाती है, हर किसी के दो दो तीन तीन नाम है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम जो है वो है ये दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं कि HCl है, HCl सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, यहाँ पर हमें एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। तो HCl कैसा है, HCl है OP। HCl क्या है, HCl है OP। उसके बाद हम बात करें जाइमोजन पैप्टिक या चीफ सेल। चीफ कौन है, चीफ है यहाँ पर इसका हमारे स्टमक के अंदर मेन डाइजेशन मेन किसका हो रहा है, वो हो रहा है प्रोटीन्स का, है ना। तो प्रोटीन्स के लिए हम पैप्टिक वर्ड यूज करते हैं। प्रोटीन कैसे है, प्रोटीन चीफ गेस्ट है। और प्रोटीन को एक नाम और याद कर लेंगे, जाइमोजन। ठीक है, जाइमोजन पैप्टिक या चीफ सेल्स ये क्या रिलीज करेंगे, ये रिलीज करेंगे पेप्सिनोजन। ये पेप्सिन नहीं रिलीज करेंगे, पेप्सिनोजन रिलीज करेंगे। इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा HCl। ये और क्या रिलीज करेंगे, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन एंजाइम रिलीज करेंगे। प्रोरेनिन अगर सिंगल एन आ जाता तो ये हार्मोन हो जाता, ये डबल एन है इसलिए ये कैसा है, एंजाइम। तो प्रोरेनिन एंजाइम। और थोड़ी सी अमाउंट में क्या रिलीज होगा, गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, तो ये तीन चीजें कौन रिलीज कर रहा है, जाइमोजन पैप्टिक या फिर चीफ सेल्स ऑफ फंडिक पार्ट ऑफ दिस स्टमक। स्टमक का फंडिक या फंडस पार्ट जो है उससे रिलीज हो, उसके जो जाइमोजन पैप्टिक के चीफ सेल्स है वो रिलीज कर रहे हैं पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंजाइम एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ जो कि है पाइलोरिक पार्ट। तो ये हमारा कौन सा पार्ट था, फंडिक पार्ट। फंडिक पार्ट या फिर फंडस पार्ट जिसके अंदर 3 टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट थी। ठीक है, गॉबलेट या म्यूकस, नेक्सल, ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स, जाइमोजन पैप्टिक या फिर चीफ सेल्स। अब हम चलते हैं पाइलोरिक पार्ट की तरफ। पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक। हम चलते हैं पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक। इसके अंदर क्या प्रेजेंट थी, अर्जेंटोफिलिक सेल्स। ये जो अर्जेंटोफिलिक सेल्स है ये भी 3 टाइप्स की होती है, ये भी 3 टाइप्स की है। पहली है डी सेल्स, डी अर्जेंटोफिलिक सेल्स। सेकंड है एंटीरोक्राइनिन सेल्स और थर्ड है जी सेल्स। ठीक है, तो अर्जेंटोफिलिक सेल्स जो कि पाइलोरिक पार्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं उसकी भी 3 टाइप ऑफ सेल्स है, अर्जेंटोफिलिक भी 3 टाइप ऑफ सेल्स है। ठीक है, हम बात करें अगर डी सेल्स की, तो डी सेल रिलीज करता है सोमेटोस्टैटिन हार्मोन।
ये वही हार्मोन है जो हमने एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ा था, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन हमारे स्टमक के पाइलोरिक पार्ट के डी सेल से भी रिलीज होता है। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, इसका काम क्या है? इसका काम है रेगुलेट करना। क्या रेगुलेट करना? पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जितनी भी क्रमानुकुंचन गतियां हो रही हैं, उस क्रमानुकुंचन गतियों को रेगुलेट करना, उसको मेंटेन करने का काम किसका है? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का। और ये कौन रिलीज कर रहा है? डी सेल्स ऑफ अर्जेंटोफिलिक सेल्स। कौन से पार्ट से? पाइलोरिक पार्ट से। उसके बाद हम बात करते हैं एंटीरोक्राइनिन के बारे में। जो एंटीरोक्राइनिन है, यहाँ से दो हार्मोन्स रिलीज होंगे। पहला होगा हिस्टामिन हार्मोन, दूसरा होगा सेरोटोनिन हार्मोन। ये दो हार्मोन्स रिलीज होंगे। हिस्टामिन हार्मोन क्या करेगा? हिस्टामिन हार्मोन करेगा डायलेशन, डायलेशन इन इसके अंदर ब्लड वेसल्स में एंड स्मूथ मसल्स में। स्मूथ मसल्स एंड ब्लड वेसल्स के अंदर डायलेशन करना, उसको एक तो कॉन्ट्रैक्शन सिकोड़ना और एक उनका डायलेशन होना, उसका फैलाव करना। अगर डायलेशन होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा? ब्लड प्रेशर होगा कम। तो हिस्टामिन का क्या काम है? ब्लड वेसल या स्मूथ मसल्स के अंदर डायलेशन करना, जिससे ब्लड प्रेशर हो जाए कम। ये किसका काम है? हिस्टामिन का। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन हमने पढ़ा था। हमने सेरोटोनिन वहां पर पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स। उसके अंदर हमने अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स पढ़े थे। तब हमने सेरोटोनिन के बारे में पढ़ा था कि जो सेरोटोनिन है, इसको हमने हैप्पी हार्मोन भी कहा था, इसको हमने न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा था। ये वही सेरोटोनिन है। ठीक है, सेरोटोनिन का काम इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट है। क्या काम है यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्शन करना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल एंड स्मूथ मसल्स। ये ब्लड वेसल और स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे क्या हो जाएगा? बीपी बढ़ जाएगा। यानी ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा सेरोटोनिन, और हिस्टामिन हमारे ब्लड प्रेशर को कम करेगा। उसके बाद जो जी सेल्स है, इसका बहुत ही मेन कोई ये काम है कि ये क्या रिलीज करता है? ये हेल्प करता है गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करने में। गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करने में जी सेल जो है वो करता है हेल्प। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा इसका पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक, जिसके अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट है? अर्जेंटोफिलिक सेल्स प्रेजेंट है, जिसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट है डी सेल, जो कि सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को रिलीज करेगा, जो कि रेगुलेट करेगा हमारी बॉडी में जो भी क्रमानुकुंचन गतियां हो रही हैं उनको। दूसरा है एंटीरोक्राइनिन, इसके अंदर 2 हार्मोन्स रिलीज होंगे, हिस्टामिन हार्मोन एंड सेरोटोनिन हार्मोन। हिस्टामिन हार्मोन करेगा डायलेशन, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, हिस्टामिन डायलेशन एचडी। और जो सेरोटोनिन है वो करेगा कॉन्स्ट्रिक्शन, एससी। सेरोटोनिन कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, हिस्टामिन डायलेशन करेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जी सेल्स के बारे में, जो कि गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करने में हेल्प करेगा। तो ये काम था पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक। अब हम चलते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं स्टमक ऑफ रुमिनेंट्स। रुमिनेंट्स का स्टमक कैसा होता है? रुमिनेंट्स कौन होते हैं? रुमिनेंट्स होते हैं जुगाली करने वाले जंतु। आपने कई बार देखा होगा कि जो गाय होती है वो एक साथ बहुत सारा चारा खाकर साइड में बैठी रहती है और वहां पर अपने मुंह से ही, अपने पेट में से निकाल कर चारा खाती रहती है। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं जुगाली करने वाले जंतु, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है रुमिनेंट्स। तो इन रुमिनेंट्स के अंदर ऐसा कैसा स्टमक पाया जाता है कि वो अपने स्टमक से निकाल कर और खाना खाने लग जाती है, मतलब अपने मुंह में रख लेते हैं, बाद में उसको खाते रहते हैं। तो इनका जो स्टमक है ये 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहला है रुमेन पार्ट, दूसरा आएगा रेटिक्यूलम, तीसरा पार्ट आएगा ओमेसम,
और फोर्थ पार्ट आएगा एबोमेसम। तो चार पार्ट्स हैं स्टमक के, इसके रूमिनेंट्स के, यानी कि जुगाली करने वाले। इसके अंदर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो काउ, अगर आपको याद रखना हो तो। रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। जो रूमेन और रेटिकुलम पार्ट है स्टमक का, इसका तो दोनों का सिमिलर सा वर्क है। क्या वर्क है कि ये सिक्रीट करते हैं यहाँ पर सिम्बायोटिक, ये रिलीज करेंगे। इनके अंदर प्रेजेंट होंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, जो कि सेल्यूलेज एंजाइम को रिलीज करेंगे। हमारे अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता, जिस फॉर्म में लेते हैं उस फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर तो सेल्यूलोज नहीं होता, लेकिन काऊ वगैरह के अंदर जो रूमिनेंट्स है उनके अंदर सेल्यूलोज जो है उसका पाचन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेल्यूलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम कहाँ से आता है? ये आता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स के अंदर। हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की थी कि जो कॉकरोच होते हैं उनके अंदर ट्राइकोनिम्फा नाम का एक प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वहां पर भी सेल्यूलोज का डाइजेशन हो जाता है। उसी तरीके से रूमिनेंट्स के अंदर भी सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सेल्यूलोज एंजाइम उनके अंदर बन जाता है और सेल्यूलोज का डाइजेशन हो जाता है। अब बात करते हैं ओमेसम की। ओमेसम का काम क्या है? ओमेसम का काम है कि फूड को कॉन्सेंट्रेट करना। फूड को कॉन्सेंट्रेट किस तरीके से किया जाएगा? क्योंकि फूड में से वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस जो है इनको किया जाएगा एब्जॉर्ब। वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस को एब्जॉर्ब करने से फूड कैसा हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा ओमेसम, ओमेसम पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है। अब जो एबोमेसम पार्ट है ये है ट्रू स्टमक। इसे ट्रू स्टमक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ही जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं वो रिलीज होंगे, यानी कि जो ट्रूली जहाँ पर डाइजेशन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है एबोमेसम पार्ट में, इसलिए इसको क्या बोला गया है? ट्रू स्टमक। बाकी यहाँ पर तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स थे, ये क्या कर रहा था? फूड को कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। लेकिन जो एंजाइम्स रिलीज हुए हैं वो कहाँ रिलीज हुए हैं? एबोमेसम पार्ट में। तो ये चार पार्ट थे स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स के अंदर। इसके आज तक क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन जो पहले एग्जाम्स होते थे बड़े लेवल के वहां पर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए एक बार डिस्कस कर लिया कि चार पार्ट्स थे, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। ठीक है। तो ये चार पार्ट्स जो है वो है स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स के अंदर। ठीक है। अभी हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अभी हम कहाँ आ गए? अभी हम निकल गए हैं स्टमक से। अभी हम आ गए हैं यहाँ से। अभी ये यहाँ से हमें तो देखने में तो छोटी सी ही लगेगी, यहाँ पर अपने ऐसे ऐसे करके इसको बना देते हैं ना, लेकिन इसकी जो लेंथ की बात की जाए तो वो होती है 6 से 6.5 मीटर। यानी ये इतनी लंबी होती है 6 से 6.5 मीटर, लेकिन ये इतनी हाईली कोइल्ड होती है जिसकी वजह से हमें देखने में तो इतनी सी ही लगती है, छोटी सी हम बना देते हैं, लेकिन ये इतनी लॉन्ग होती है। ठीक है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। डुओडेनम पार्ट, जेजुनम पार्ट एंड इलियम पार्ट। डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स। इस तरीके से इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। जो डुओडेनम पार्ट है इसके अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होगा। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में डाइजेशन कहाँ पर होगा? सबसे ज्यादा डुओडेनम पार्ट में होगा। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा
जेजुनम पार्ट के अंदर, ठीक है। ये तो ह्यूमंस की बात होगी। अगर हमारे सिलेबस में रैबिट भी है, तो अगर हम रैबिट की बात करें तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फूड का कहाँ होगा? रैबिट में, इन रैबिट। तो अगर हम रैबिट की बात करें तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रैबिट के अंदर इलियम में होगा, ह्यूमंस के अंदर किसके अंदर होगा? जेजुनम के अंदर, ठीक है। अगर डिओडेनम में स्पेशलाइज्ड अगर कोई चीज है तो उसके अंदर ये है कि यहाँ पर प्रेजेंट होगा ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है डिओडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर हम जेजुनम की बात करें तो जेजुनम एक ऐसा पार्ट है जो कि स्ट्रेट भी है प्लस कोइल्ड भी है, यानी ये स्ट्रेट भी है कहीं जगह पर, ये कोइल्ड भी है। लेकिन जो इलियम पार्ट है ये कैसा है? ये है हाईली कोइल्ड। ये कैसा पार्ट है? हाईली कोइल्ड पार्ट। अभी हमने बात की कि यहाँ पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसी कौन से स्ट्रक्चर्स है जिसकी वजह से इतना हाईली एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन हो पा रहा है? तो इसके अंदर सबसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है विलाई। विलाई के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होती है? माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई क्या काम करती है? ये बढ़ाती है सरफेस एरिया, ये बढ़ाएगी सरफेस एरिया। कैसे? अभी अगर ऐसी कोई स्ट्रक्चर बना दी जाए, इस तरीके की अगर स्ट्रक्चर बना दी जाए तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ भी होगा, इसके अंदर भी, यहाँ भी, इसके अंदर भी, यहाँ भी, इस तरीके से एब्जॉर्प्शन। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये ऐसी माइक्रोविलाई होती है जो कि सरफेस एरिया बढ़ाती है। अगर इसको इस तरीके से बना दिया जाए, अगर ये सेल्स इस तरीके से होती तो यहाँ पर इतना एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता जितना इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो सिर्फ इतना है, लेकिन यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो ऐसे इस तरीके से सरफेस एरिया जो है वो बढ़ गया। यानी एब्जॉर्प्शन यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा। तो सरफेस एरिया जो है वो बढ़ चुका है, किसकी वजह से? विलाय के ऊपर प्रेजेंट है माइक्रोविलाय। तो विलाय या फिर माइक्रोविलाय कई बार भी ऐसे भी आ जाता है। तो इनकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एंड मैक्सिमम डाइजेशन किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अभी जो विलाय है, जैसे जैसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे बढ़ते जाएंगे, यानी एंटीरियर पार्ट ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं पोस्टीरियर पार्ट, किसका? इंटेस्टाइन। कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंटीरियर से पोस्टीरियर पार्ट, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर हम एंडिंग पार्ट तक जा रहे हैं अगर, तो विलाय जो है वो बढ़ती जाएगी। विलाय का नंबर कैसा होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा विलाय जो है वो इन पार्ट्स के अंदर होगी और सबसे कम विलाय इसके अंदर होगी, है ना। अगर इनकी कंपैरेटिवली बात करें तो विलाय का नंबर जैसे ही हम आगे से आगे पीछे की तरफ जाएंगे तो विलाय का नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी हम आगे चलते, अभी हम पढ़ते हैं विलाय की स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से हमने एक विलाय अभी ऐसे हमने बनाई थी, तो हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम इधर देखें विलाय को, तो यहाँ पर इसके प्रेजेंट होंगे इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पर कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स इसके अंदर आएंगी, यहाँ पर आएंगी इसके अंदर ब्लड वेसल्स। इन ब्लड वेसल्स जो कि सप्लाई दे रही है इन विलाई को, इनको स्पेशलाइज्ड नेम दिया जाता है। इसे क्या बोला जाता है? लैक्टियल वेसल्स। ऐसी वेसल्स है, तो ये ब्लड वेसल्स ही ऐसी वेसल्स जो कि विलाई को जो है वेसल प्रोवाइड करवा रही है विलाई को, वो वेसल्स को बोला जाता है लैक्टियल वेसल्स, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ये सेल्स प्रेजेंट होंगे जिसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर सेल्स। इसके ऊपर इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होंगे।
सेल्स के ऊपर इस तरीके से ये ब्रश बॉर्डर होंगे, यानी इस तरीके से इसके ऊपर क्लियर कर देंगे। इनको क्या बोला जाता है? ये है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, इनका नाम है। ये नाम भी सीधा सीधा क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, ये याद रखना है, ये क्यूबॉइडल है। क्यूबॉइडल का मतलब होता है इस तरीके से क्यूब जैसे स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर भी ब्रश बॉर्डर है। एक इस तरीके के सेल्स भी होते हैं और एक इस तरीके के सेल्स भी होते हैं, तो इनके अंदर हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये वाले सेल्स है क्यूबॉइडल सेल्स है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि इसके अंदर यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाते हैं, ये सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। इन सेल्स को बोला जाता है पिनीथ सेल्स। ये सेल्स हैं पिनीथ सेल्स। विलाय के कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और इन सेल्स को क्या बोला जाता है? इन सेल्स को बोला जाता है पिनीथ सेल्स। इसके जो ऊपर प्रेजेंट है ये वाले सेल्स, ये वर्क करते हैं एज अ गॉबलेट सेल्स, यानी ये क्या रिलीज करेंगे? ये रिलीज करेंगे म्यूकस। तो ये क्या है? ये है गॉबलेट सेल्स की तरह वर्क करेंगे। कुछ सेल्स पिनीथ सेल्स की तरह मॉडिफिकेशन हो जाएंगे। यहाँ पर है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इसके अंदर जो वेसल्स जा रही हैं उनका नाम है लैक्टियल वेसल्स, ठीक है। और अगर जब हम इसकी हिस्टोलॉजी अभी आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो इसके नीचे यहाँ पर जो मस्कुलर लेयर प्रेजेंट है इसका नाम है मस्क्यूलैरिस। हमारी जो हिस्टोलॉजी एलिमेंट्री कैनाल की तो हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है मसल्स की, तो उसके अंदर एक लेयर है मस्क्यूलैरिस। इस मस्क्यूलैरिस लेयर के ऊपर वाली साइड इस तरीके से विलाय बनी होती है, ठीक है। अगर हम उसकी म्यूकोसा लेयर की बात करें, जैसे मस्कुलैरिस है वैसे ही एक कौन सी लेयर है? म्यूकोसा लेयर। अगर हम इस म्यूकोसा लेयर की बात करें तो म्यूकोसा लेयर के अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगे? गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये गॉबलेट सेल्स का क्या काम है? रिलीज करना म्यूकस। म्यूकस हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है, तो इसके लिए बारी बारी हर जगह पर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या रिलीज करते रहते हैं? म्यूकस, ठीक है। दूसरे म्यूकोसा लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया ये म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये लैमिना प्रोप्रिया का क्या काम है? सबसे पहले इसके अंदर एक चीज रहेगी कि जब इस तरीके की ये विलाय प्रेजेंट होते हैं, हमने देखा इस तरीके की ये विलाय प्रेजेंट है, तो ये नीचे भी तो जाएगी इस तरीके से, तो ये जो नीचे जाएगी तो यहाँ पर ये गड्ढे बना रही है, तो अगर इसको हम इस तरीके से बनाए तो यहाँ पर एक गड्ढा बनेगा। जब अगली विलाय स्टार्ट होगी तो इसे बोला जाता है, इसे बोला जाएगा क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन इसे बोला जाएगा। ये जो गड्ढे बनाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम बात करें थे लैमिना प्रोप्रिया के बारे में। तो लैमिना प्रोप्रिया इसके अंदर क्या है कि जो इनफोल्डिंग होगी, ये जो लैमिना प्रोप्रिया कुछ इस तरीके से जो इनफोल्डिंग होगी, इनफोल्डिंग होने से क्या बनेगा? इनफोल्डिंग होने से बनेंगे क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। और ये स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके की बनते हैं। ये लेयर्स आपस में ऐसे अटैच्ड है। जब हम पढ़ेंगे ना हिस्टोलॉजी तो आपको समझ में आएगा कि मस्कुलैरिस म्यूकोसा ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच्ड है। तो ये म्यूकोसा की जो लैमिना प्रोप्रिया इसकी एक मॉडिफिकेशन है कि ये इनफोल्ड होकर, ये फोल्ड होकर क्या बना रही है? क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। ये क्या बनाएगी? क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और है पिनीथ सेल्स। पिनीथ सेल्स, ठीक है। ये रे पिनीथ सेल्स, यहाँ पर क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। ये पिनीथ सेल्स भी किसकी मॉडिफिकेशन है? लैमिना प्रोप्रिया की। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और बनती है जिसका नाम है माल्ट। माल्ट क्या है? माल्ट है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये माल्ट भी इसकी ही एक
मॉडिफिकेशन है माल्ट। माल्ट है क्या? माल्ट की फुल फॉर्म है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और माल्ट के अंदर ये है क्या? ये है एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, उसमें से है एक माल्ट। और इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो पेयर्स पैचेस। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि पेयर्स पैचेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर के अंदर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पेयर्स पैचेस क्या है? पेयर्स पैचेस एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन या सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू कह सकते हैं इसको। ये एक सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है। ठीक है, माल्ट क्या है? माल्ट एक सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है। माल्ट की फुल फॉर्म क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ये माल्ट की फुल फॉर्म है। इसका हमने एक एग्जांपल दिया कि माल्ट के अंदर क्या आ सकता है? पेयर्स पैचेस। और ये क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है। ठीक है, तो ये हमने बात की म्यूकोसा लेयर के। इसके अंदर एक तो गॉबलेट सेल्स है जो कि म्यूकोस सिक्रीट कर रहे थे, एक लैमिना प्रोप्रिया उसके मॉडिफिकेशंस है कि इसकी फोल्डिंग होने से ट्रिप्स ऑफ लिबर कोहन ये बन रहे थे, फिनिथ सेल्स बन रहे थे, माल्ट बन रहा था। फिनिथ सेल्स का काम क्या है कि ये हमें एंटीबायोटिक एंजाइम्स रिलीज करती है। ये क्या रिलीज कर रही है? एंटीबायोटिक एंजाइम्स। तो फिनिथ सेल्स का वर्क भी हमने देख लिया कि ये क्या रिलीज करेगी? एंटीबायोटिक एंजाइम्स। कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब कुछ स्ट्रक्चर्स है जो कि जिनका नेम इस ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि ये स्ट्रक्चर्स कहाँ प्रेजेंट होती है, तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स हमें मिलती हैं, जैसे कि वॉल्व ऑफ कर्करिंग। वॉल ऑफ कर्करिंग, ये जो वॉल्व ऑफ कर्करिंग है ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके अलावा हमने अभी पढ़ा क्या? पेयर्स पैचेस। ये भी हमें कहाँ मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, एक है ऑर्बैक्स प्लेक्सस। ये भी हमें कहाँ मिलता है? ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके अलावा मिजनर्स प्लेक्सस, ये भी कहाँ मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो प्लेक्सस है ये क्या है? ये एक नर्व नेट है, यानी ये नर्व्स ही है। ये नर्व्स ही है, ये स्पेशलाइज्ड है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही मिलती हैं। इसलिए यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि ये हमारी बॉडी में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये हमारी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो वॉल्व ऑफ कर्करिंग है इसका एक और नाम है लीसे सर्क्यूलेयर्स। हो सकता है आपको ये नाम दे दिया जाए। ये कहाँ प्रेजेंट है? तो ये भी कहाँ प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पेयर्स पैचेस का क्या काम था? पेयर्स पैचेस का काम है कि ये क्या करती है? माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करती है। हमारे जो भी फूड के साथ माइक्रोब्स आए हैं, जो प्रेजेंट हैं, उन माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने का काम है पेयर्स पैचेस का। बाकी वॉल्व ऑफ कर्करिंग या लीसे सर्क्यूलेयर्स और ऑर्बैक्स प्लेक्सस एंड मिजनस प्लेक्सस ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे और फिर हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, फिर फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, आप होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इसी तरीके से आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।